अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो आज की वीडियो का टाइटल है ट्रुथ ऑफ 1971 वार पाकिस्तान कंप्लीटली। तो ये 1971 की जो वार थी, ये उसके बारे में वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी बेइज्जती की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं अपने उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने 65 की जंग वाले वीडियो को खूब सराहा है। आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही डिफेंस डिटेक्टिव को प्यार देते रहिए, अपना साथ देते रहिए। साथ देने के लिए आपको डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा जिससे यहाँ अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट को देखिए, नाम मात्र के वो दर्शक हैं जो वीडियो देखते भी हैं और चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन फौरन दबा दीजिए। और वीडियो के आखिर में एक बेहतरीन से वीडियो का टुकड़ा है जिससे सुनकर आपका दिलो दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। चलिए अब अपने आज के वीडियो पर आते हैं। आज मैं सबूत लेकर आया हूं 1971 में पाकिस्तान से हुई हमारी जंग का। इस वीडियो में भी पाकिस्तानी ही बताएंगे कि 71 की जंग में हुआ क्या था। एक भी हिंदुस्तानी इसमें नहीं बोलेगा, क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तानी सेना की बुज़दिली पूरी दुनिया ने देखी। जिस शर्म के बोझ तले आज भी पाकिस्तानी सेना दबी हुई है, वो इस दाग को धोना चाहती है, बार बार कोशिश करती है, लेकिन उनकी रगों में दौड़ता बुज़दिल खून दाग को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो तारीख थी 16 दिसंबर की। ये तारीख थी पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने घुटने पर लाने की। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे, 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, इन तीन कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याह्या खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था, एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती हुई मक्खी की तरह है। यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं। मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना। ये फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। अब जरा आप ही सोचिए,
जब जब ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्मी के बंदों की आंखों के सामने से गुजरती होंगी तो उसे कितनी शर्म महसूस होती होगी। उसे लगता होगा कि उफ, इसे देखने से बेहतर होता किसी और मुल्क में पैदा हो लेते, कम से कम इस जलालत से तो बच जाते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं ये साबित कर दूंगा कि ऊपर से शेखी बघारने वाली पाकिस्तान की सेना अंदर से कितनी डरपोक है, कितनी नाकाबिल है। उनकी खुफिया एजेंसी ISI, जिसकी शान में पाकिस्तान के लोग कसीदे पढ़ते हैं, उसकी असल औकात क्या है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां के आर्मी कमांडर जनरल AK नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सानहा उस दिन वकूअ पज़ीर हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। Last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. Provide all protection and safety. No measures of reprisal would be taken. Free boarding, matching, medical facilities will be provided to you all and all your ranks. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. तो पाकिस्तान के मेरे उन दोस्तों के लिए ये सबूत है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना हथियारों से नहीं, जज्बे से लड़ती है, ईमान से लड़ती है और मौत से नहीं डरती। तो जनाब, आपके जनरल जमशेद ने जो कहा ना, उसे डर कहते हैं। ये जान जाने का खौफ था। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना? तो सुनिए, पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से 71 की जंग की जांच करवाई। जस्टिस हमदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट दी। कई सालों तक इस रिपोर्ट को सामने ही नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट दी गई उसके बाहर आने पर पाकिस्तान और उसकी सो कॉल्ड बहादुर आर्मी की शर्म और ज्यादा बढ़ जाती। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सानहा मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा। 71 के जंग में पाकिस्तानी आर्मी की बहादुरी की दास्तान आपको उनके एक बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान के जुबानी सुनवाते हैं। किस तरह जब उन्हें पता चला कि भारतीय फौज चढ़ बैठी है तो उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। उन्हें वहां पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो जितने भी हम वहां पे थे, हमने कहा कि नहीं जी, हम तो निकल सकते हैं। और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ। तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता, और इसी वजह से हम सुबह 2 बजे रवाना हो गए थे। तो इस तरीके से हम बच गए थे। हालांकि पाकिस्तान में इसे बड़ी बहादुरी के तौर पर याद किया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय फौज से बचकर बर्मा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना हिम्मत और दिलेरी का काम था। पर भाई, मैं तो इस पर यही कहूंगा कि इसे बुजदिली कहते हैं। जंगे मैदान से भाग जाना बहादुरी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी आर्मी बुजदिलों की जमात है, डरपोक है, सिर्फ बातों के शेर है। और मैं पाकिस्तान की आर्मी को बुजदिल ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मेरे पास सबूत है। बगैर सबूत मैं कोई बात नहीं कह रहा। सुनिए, जनरल नियाजी जो अप्रैल 1971 में जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर सादिक सलीक ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर
में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल न्याजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि न्याजी साहब रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें भागना पड़ा। जी हाँ, भागना पड़ा। हम ये समझ रहे थे कि इंटरनेशनल वो आ जाएंगी और सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएगा और हेल्प आ जाएगी और इंटरवेंशन आ जाएगी और ये मामला रुक जाएगा इस तरह के लिए, और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6th फ्लीट आ रहा है और मूव हो रहा है, और ये सब झूठी बातें, ये सब गलत बातें, और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसेप्ट हुआ और उसकी आज तक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने रेडियो किया अमेरिकन्स को कि वी आर टू लेट। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो रूसी तो पहले से बैठे हुए हैं और उनकी न्यूक्लियर आबदोज़ें हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आपका जो बैरी बेड़ा है जिसके इंतज़ार में बांग्लादेश बन गया, वो बैरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, क्योंकि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि ये रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नज़र आ गया। ये तो बाद में जर्नलों को पता चला कि उनको वहाँ खलीज बंगाल में जो है वो सोवियत यूनियन की जो थी आबदोज, एटमी आबदोज जो है वो देख के तो वो भागे। यानी यहाँ भी पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। यहाँ कौन नाकाबिल साबित हुआ? पाकिस्तानी डिप्लोमेसी। अब 71 की जंग का अंजाम क्या हुआ ये भी जान लीजिए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की यंग जनरेशन से कि आप लोग इनकी बातें जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आप स्कूलों में जंग की जीत की जो कहानियां पढ़ते हैं ना, जो आपको बताया जाता है ना, वो सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। बाज दानश्वर इसको भी फतह का नाम देने की कोशिश करते हैं। 71 की वार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हमने जीती थी, जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी बन गए। 90,000 जो मिलिट्री मैन थे आपके वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। दूसरी जंग अजीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयांती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ से खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशंस को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान का कि तारीख कभी दुरुस्त पढ़ाई नहीं गई न बताई गई जी। वाकया कुछ और होता है, हमें पढ़ाया कुछ और गया है। एक तरफ तो फौज हार चुकी जंग 1971, इतना बड़ा लॉस, डिमोरलाइज्ड। दोस्तों यही नहीं, मेरे पास और भी कई सारे सबूत हैं। आपके पाकिस्तान में कई किताबें मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों के नाम मैं बताता हूं जिनमें आपकी सेना कितनी काबिल है इसका जिक्र किया गया है। यकीन मानिए पाकिस्तानी आर्मी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें सुनकर तो बंदा शर्म से ही मर जाए। कैरी शॉफील्ड अपनी किताब इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी अ वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द वॉर एंड टेरर में लिखती हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी छवि से ज्यादा खो दिया। बांग्लादेश का आजाद होना, पाकिस्तान अपमानित हुआ, अपनी 54% आबादी, कीमती कच्चा माल और सांस्कृतिक विविधता खो दी। इसके दशकों बाद एबटाबाद का ऑपरेशन जिसमें उसामा बिन लादेन को मारा गया, उसमें आर्मी को सार्वजनिक तौर पर जलील होना पड़ा। शूजा नवाज अपनी किताब पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन में लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए नतीजा हार निकला। सेना ने पूर्व में ऑपरेशन कर ब्लंडर किया और पश्चिम में बेकार एडवेंचर किया। जंग के लिए स्पष्ट लक्ष्य का ना होना पश्चिम में कमांड के फेल्योर को दिखाता है। आगे वो किताब में लिखते हैं, आर्मर और इन्फेंट्री में ट्रेनिंग की कमी साफ दिखी। कमांडर और दूसरे कर्मियों को आर्मर की काबिलियत का पता ही नहीं था। इन्फेंट्री की बुरी ट्रेनिंग थी, उपकरण नहीं थे और वो जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। ब्रायन क्लाउगले की किताब है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वॉर्स एंड इंसरेक्शंस। इसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम में पाकिस्तान का ऑपरेशन डिजास्टर था। बेकार प्लानिंग, सेना की तैनाती कैसे करें उसमें जल्दबाजी, टुकड़ियों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन का ना होना, जीएचक्यू और एआरएचक्यू में कोऑर्डिनेशन में कमी, मूवमेंट कंट्रोल नहीं था। नाकामियों की लिस्ट बेहद लंबी। फिरोज हसन खान अपनी किताब ईटिंग ग्रास
द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब में लिखते हैं, भारत की नेवी ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के सभी बंदरगाहों को सीज कर दिया, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन और कराची के साथ दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया। 3 दिन के भीतर भारतीय वायुसेना ने आसमान में एयर सुपीरियोरिटी स्थापित कर दी। पाकिस्तान के दोनों हिस्से आइसोलेट किए जा चुके थे। पाकिस्तान 1971 की जंग कई वजहों से हारा, जिसमें स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, पुअर लीडरशिप और बेहद कमजोर मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। हसन अस्करी रिजवी अपनी किताब स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान में लिखा है, पाकिस्तानी सेना आउट नंबर्ड यानी संख्या में कम थी, आउट गन्ड यानी हथियार की कमी थी, और आउट मनूवर्ड यानी प्लानिंग की कमी थी। वो भारत के वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़ी भारतीय सेना के सामने खड़ी ही नहीं हो पाई। पाकिस्तानी सैनिकों के पास एयर कवर नहीं था, नेवी का प्रदर्शन बेहद खराब था। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी कमांडर ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा डिफेंस डिटेक्टिव के पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी एक दस्तावेज है जो इस जंग पर तैयार किया गया था। इसमें जंग के दौरान अलग अलग इवेंट्स की जानकारी दी गई है। इसमें 22 नवंबर को लिखा गया है कि भारतीय एयरफोर्स ने 3 पाकिस्तानी F-86 सेबर्स विमानों को मार गिराया था। CIA की इस दस्तावेज में एक जगह लिखा है कि पाकिस्तान ने कहा कि कोई बड़ी ताकत अगर भारतीय अग्रेशन को रोकने के लिए आगे आती है तो वो इसका स्वागत करेंगे। 2 दिसंबर की तारीख में CIA अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि मिसेस गांधी ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी विदेशी से आदेश नहीं लिए जाएंगे। वो मदद को काट दिए जाने से भी नहीं डरती, और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना के हट जाने की मांग की। 3 दिसंबर की तारीख में लिखा है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत की सीमा पर हमला कर दिया। इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान जय हिंद। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहां पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहां पे होने वाली जो ज्यादतियां हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको 46 सालों से जो बताया जा रहा है वो गलत है। 1971 में जो जंग हुई थी वो उसका नाम सुकूत ढाका नहीं है। वो सुकूत ढाका नहीं है। हमारी जो इशराफिया है अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल निकम्मी है, वो अपनी कहानी नहीं बता सकती, और अब जो नौजवान पाकिस्तानी है उनको कंफ्यूज करके रख दिया है 71 की जंग के बारे में। 71 की जंग सुकूत ढाका नहीं है। 71 की जंग जो है वो इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है। ये इन्वेजन था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक तरफा जंग इंडिया ने आप पे मुसल्लत की थी। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ छुटकारा हासिल करने के लिए बगावत नहीं की थी। ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। ये हिस्ट्री इस वक्त सामने आ चुकी है। जो सही बात है वो सही है। मशरकी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं की थी। ये इंडिया ने आपके खिलाफ जंग मुसल्लत की थी। वहां पे तो पाकिस्तानी फौज भी नहीं थी, हमारी फौज भी बैरक्स के अंदर मौजूद थी। हाँ, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। एक इंतखाबात हुए थे, सियासी नाकामी हुई थी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। तो ये जो सुकूत ढाका नहीं है, 16 दिसंबर जो है वो एनिवर्सरी है इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। ये दुश्मन वो ज़हनी है, वो माइंडसेट है जो इस वक्त नई दिल्ली में बैठा है और हुक्मरानी कर रहा है। ये आपका दुश्मन है। ये दुश्मन जो है पाकिस्तान की वजूद का दुश्मन है। ये दुश्मन जो है ये माइंडसेट है जो नई दिल्ली में बैठा है। 1950 से पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग करवा रहा है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। जी भाई वकास, वीडियो बड़ी लंबी थी, ख़त्म हो गई। ये 1971 की जो जंग थी उसके बारे में थी। तो मुझे तो बड़ी ही शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी जो जनरल न्याजी थे उन्होंने सिलेंडर किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पर वो शहादत हासिल कर लेता ना, वो सबसे अच्छी बात थी। तो ये जो धब्बा वो हमारी फौज पे लगा गया, ये तो उन्होंने हमारा जो सर है वो शर्म से झुका दिया। तो 90,000 जो कम बेश फौजी थे, झूठ बोल रहा था, ये कि थोड़े मतलब के कम फौजी नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा थे। चलो मैं कहता हूँ मतलब थोड़े हूँ या ज्यादा हूँ, एक भी होता ना, मैं समझता हूँ तादाद होते तो वो कैसे यार, मैं समझता हूँ एक भी होता ना, फौजी का काम ही शहादत हासिल करना होता है। आपके बात बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हैं आप। फौजी जो है वो तो फौज में भर्ती शहादत के लिए होता है। उसका क्या काम है? उसका काम है मुल्क की हिफाजत करना। जब जंग शुरू हो तो जंग में अपने मुल्क का दिफा करना।
तो वो जो सिलेंडर करके आया वो उसने हमारा जो सर है वो जो शर्म से वो हमारा झुक गया है। तो हम क्या अब इस पे रिएक्ट करें, तो आप क्या कहेंगे भाई वकास? मैं ये कहूँगा ये भाई की जो वीडियो थी इसका नाम क्या था? आलोक साहब। ये तो कहता है भाई पाकिस्तान को यानी कि जो आर्मी है वो मीडिया को कंट्रोल कर, ये सारे एंकर ही थे ना, क्या फौज के बारे में बकझक कर रहे थे? हाँ। ये तो उसने खुद वीडियो बनाई है ना, उसने खुद डाली है। वो अब कहता है जी अब जो है ना कंट्रोल हर चीज को करता है, उस टाइम नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? ये पहली बात। ये जो हमारे साबका जो फौज के बड़े बड़े अफसरान हैं जी, उनका भी ये इंटरव्यू है, और बड़े बड़े जो सहाफी हैं उनका भी ये इंटरव्यू है। सब जो है ना घटिया किस्म के लोग हैं, ठीक है ना, हमेशा फौज के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान साहब भी घटिया, फौज भी उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है ये बोल दो। वो गलती हमारी थी ना, भुट्टो साहब की, तो इलेक्शन वो जीत गए थे बांग्लादेश के नजीबुर रहमान, तो वो उन्होंने अलहदा, ये भुट्टो साहब की गलती थी ना। खान साहब के साथ जो उनका एक कोलीग था ना क्रिकेट पे, जो मशरकी पाकिस्तान का था, वो कह रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना एक बगावत की जो ना आवाजें आ रही हैं, तो ये कोई मसला खराब ना हो जाए, तो इसको कोई मतलब के करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो ये तो वो अभी वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, तो उनको उस वक्त की ये मसले का मतलब के उनके बहरहाल हमारी जो आर्मी वो जिस तरह वो बोल रहा था, मुझे उनकी बातों पे भाई आर्मी के वो उन्होंने बात की है जो वो एबटाबाद में जो अमेरिका की आर्मी ने किया है जी, वो उस वक्त आर्मी किधर थे? एक दूसरी कंट्री की आर्मी आईसीआई जो इधर आकर वो एक चलो वो मार कर जाती है, 1 घंटा का कितना टाइम वो रहकर जाती है। उस वक्त कोई हमें भी पाकिस्तानी आर्मी में यार पिछले दिनों की बात है, इन लोगों ने मोदी साहब ने कमरे के अंदर बैठ के मीटिंग की थी पाकिस्तान के ऊपर, हम लोगों ने हमला करना, मैंने इजाजत दे दी है, ये सुनते थे ना। तो पाकिस्तान में 1 घंटे में खबर आ गई थी भी यहाँ हमला करने वाले, उन लोगों को बताया भी था। ये कहते हैं निकम्मे तो आपके जो है ना वो इंडिया के लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर, मैं वीडियो निकाल के देता हूँ, वो ISI को, हमारे इदारे को वो सलूट करते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा इदारा है। आर्मी की तरफ अभिनंदन करता है, वो कहता है बहुत प्रोफेशनल है। ये कैसे नहीं कर सकता? अच्छा, ये तो खिलाफ उनका काम है बोलना। उसामा बिन लादेन जो है, अच्छा मेरी बात उसामा बिन लादेन जो है वो हमारे एबटाबाद में था, ठीक है, मैं उसको अलग यार हमारे अपने गरदार होते हैं, ठीक है, अच्छा गरदार ही हमारे वो रिटायर किधर गए जिसने वो त्यारे को चेक करना था, हमारे वो जो खुफिया एजेंसीज थी उनकी वो सारी महारत किधर गई? इंडिया का कोई भी आता है त्यारा वो रिटायर में आ जाता है, वो 2 घंटे इधर ऑपरेशन करते हैं अमेरिका के फौज, पूरा ऑपरेशन हुआ, करके वो लेकर जाते हैं, कोई भी नहीं है ये उसके साथ। फिर ये आर्मी ये तो रात को जब सोने का टाइम होता है तब इंडिया को याद आती है भी हम लोगों ने जाना पाकिस्तान के ऊपर जाना तैयारों के साथ, तो फिर भाग भी जाते हैं दस्ती पीछे। नहीं, ये बातें तो उनकी ठीक है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो एबटाबाद वाले मामले में कुछ नहीं कर सकी, और जो ये न्याजी साहब ने किया है ना, ये तो ये गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ जाता तो वो अच्छा था, शहीद हो जाता तो वो अच्छा था। ये तो भाई हमारा उन्होंने जो सर है वो झुका दिया है। तो बड़े बड़े मतलब के फौजी थे, वो वीडियो में देख रहे थे, काफी उनके मतलब के वो यार ये सारे जो है ना ये घटिया किस्म के लोग हैं, मतलब काफी यार ऐसी तो इंडिया के कोई खबर मुझे उठा के दे दो, उनके एंकर इस तरह के बोलते हैं। मेरी बात सुन, ये सब जो है ना बेकारी है, ये घटिया लोग हैं, मैं तो इनको क्या बोलूं, मेरे पास बात नहीं। वो तो हो गया, एलजम सेठी होगा, मीर अहमदी, ये एंकर हैं, ये बेईमान है। नहीं, वो जो हमारे जो फौजी हैं वो पकड़े गए, उनकी यार हो जाता अभिनंदन है जो दलील हुआ था पिछले दिनों की बात, ये तो पुरानी लगा लेना। 90,000 फौजी हो, कौन 90,000? इनके पास तादाद कहाँ से आ गई? 90,000 था, ऐसे झूठ बोल रहा था। नहीं होना 90,000, 90,000 होता तो हथियार डाल देते। तो 90,000 कम बेच थे, जब तक वो उनका लीडर ही वकात भाई लीडर ही हथियार डाल दिया है, वही है ना। बस ये ना कोई लोग ये इस तरह ही है ना, कोई ना कोई गद्दारी करते हैं।
ऐसा ही हुआ है, ठीक है। ये हमारी जो फौज की है ना, ये भाई विकास नकामी। वो नहीं मैं कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ एक भी होता ना वो आखिरी दम तक लड़ता। मैं तो इसका हामी हूँ, इसका हामी हूँ। हम लोगों ने जहाँ तक देखा है पिछले दिनों वो बोल रहा था ऐसी कहानी बना के जो डालते हैं उनके दिनों में। हमने पिछली चंद दिनों के अपनी आंखों से पूरी वीडियो देखी, जहाँ अभिनंदन गिरा है, जहाँ आवाम ने पकड़ा, फिर फौज ने पकड़ा, हमने इन आंखों से देखा उनका जहाज जो है ना वो नीचे गिराया। हम कैसे ना माने? ये तो झूठ नहीं, ये सच है। ये सच है, ठीक है, मैं आपकी बात के साथ वो टैंक गिरा, मेरी बात सुने, उनका जो है ना तैयारा आता है, वो टैंक जो है ना अपना गिरा के चला जाता है, कोई चंद दरख्त जो है ना वो टूट फूट जाते को कवे, तो वो पता नहीं जाके जश्न मनाते हैं, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जाके झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं भी हमने यह कर दिया है। वो तो आलमी जो मीडिया उन लोगों ने भी तस्दीक की भी, उधर तो कोई नुकसान ही नहीं उन लोगों का हुआ। चलो ये तो उनका एक फौजी था ना, हमारे कितने फौजी थे, तो उन्होंने क्यों सिलेंडर किया? कोई ना कहीं वजह हो, क्या वजह होगी? ये तो सिर्फ बुज़दिल है और क्या है? बुज़दिल है और क्या है? वो नियाज़ी साहब जो थे ना वो बुज़दिल थे, उन्होंने सारी, मैं समझता हूँ अगर लीडर वो नियाज़ी साहब जो थे वो बुज़दिली ना दिखाते तो फौज दूसरी उन्होंने बुज़दिली नहीं दिखानी थी। यार ये जो लोग मेरी बात सुन, ये जो कहते हैं भाई उनकी आर्मी ऐसी तो फिर आते नहीं है कश्मीर, अपना कहते हैं ये कश्मीर, दूसरा जो है AVP हमारा लेते क्यों नहीं? आ जाए लाहौर कहते हैं हमारा, वो ले लें, आते नहीं है। इतनी इनको अपनी आर्मी पे एतमाद है, हम लोगों को अपनी आर्मी पे पूरा एतमाद है। हर जंग में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई शिकस्त नहीं हुई है। बस जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें जो पहल है वो पाकिस्तान ने की, सबूत और प्रूफ के साथ हम देख चुके हैं। और हमारे इस दफा तो उन लोगों ने की थी ना, मेरी बात सुनो, इस दफा तो उन लोगों ने पंगा लिया था तो फिर मुंह घर तक छोड़ के आए हैं। किस दफा? जब त्यारा लेके पाकिस्तानी अभिनंदन जो आया था। लेकिन जो मेजर 4 जंगें हुई हैं वो चारों जंगों में पाकिस्तान ने पहल की है, ठीक हो गया। इन पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इनके जो है ना इनके ऊपर पूरी तहकीक कर लेते हैं। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसमें भी जो मेन इशू था, ये जो 1971 की जंग थी, इसमें भी कश्मीर का इशू था। जितनी भी जंगें हुई उनमें मसला जो है कश्मीर का ही है। तो ये मसाइल जो है, मैं ये समझता हूँ कि हम इसका वो लालच करते हैं कि हम कश्मीर को सारे पर हम कब्जा कर लें। हमें चाहिए था नहीं अलग से मुल्क, यार हम तो चाहते ही अलग से मुल्क होता, वो अपनी उनकी कंट्री बने, वो जहाँ उनका दिल करे जाए, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये तो उन लोगों ने दबा के रखा। जो आपने पिछला इलेक्शन दिया था ना 1948-47 वाली जो बात थी, उसमें में सारे सबूत थे कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कबाली इलाके वाले लोगों नहीं, अब उन लोगों ने पहल की थी, ये तो बात मानते हैं। कौन सी? जब ये तो हो गया, मैं वो कर रहा हूँ, ये तो आप मान रहे हैं ना, वैसे ये बोलते हैं। इन लोगों ने ये भी बोलना पाकिस्तानी तैयारी लेके पहले वीडियोस आप देख रहे हैं, उसमें वीडियोस देख रहे हैं जो लोग हैं वो उनका सारा आप नहीं देख रहे हैं भाई वीडियो में। और जो हमारे वो सारे फौजी अफसरान है वो बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो है ना फौजी अफसरान जो है ना, मुझे मैं इनको फौजी नहीं बोलता, जो मुल्क के खिलाफ बोले वो फौजी कहाँ होता है, ठीक है ना? वो गद्दार यार, वो हकीकत बता रहे हैं। हकीकत कोई नहीं बता रही है। जब ये इन लोगों ने छोड़नी होती तब भी किताबें लिख देते हैं, पहले कोई बात नहीं क्यों नहीं करते? जब जो है ना रिटायरमेंट हो जाती बाद में किताबें लिख देते हैं। बाद में लिखते हैं सारे, पहले बाद में लिखते हैं, पहले तो बाद जो भी है वो बाद में लिखते हैं। लेकिन वो अपनी हकीकत बयान करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ और ये हम ये कर रहे हैं। तो हमारा तो भाई जो सारा वो शर्म से झुक गया है। और न्याजी साहब ने झुकाया, जो जिसने सिलेंडर किया 90,000 फौज के साथ। तो नहीं तादाद यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।